आज हम प्रदीप श्रीवास्तव की कहानी हेमलिन की एक रात पर बात कर रहे हैं। और थोड़ी सी भूमिका में दे दें तो लेखक ने विधिवत कोरोना के बाद ही लिखना थोड़ा सा शुरू किया। पत्रकारिता का लंबा अनुभव है इनको, तो बिल्कुल बिल्कुल नए कदम बढ़ाते हुए लेखक हैं, लेखनी की दुनिया। हाँ, पत्रकारिता का तो लंबा अनुभव है, संक्षेप है। तो हो सकता है कि इनकी लेखनी में भी जो चीज़ें उभर कर आती है वो उनके पत्रकारिता के अनुभव की वजह से एक अलग डायमेंशन, उनके पास एक चीज़ों को स्ट्रक्चर में जोड़ने के लिए खाका तैयार है। अब खाका को थोड़ा सा आधा अधूरा भी, कई बार हम आधा अधूरा भी होता है तो भी वो खूबसूरत लगता है, क्योंकि आपको एक जगह का चित्रित करने की समझ का। अब कहानी पर आते हैं। कहानी हेमलिन की एक रात एक तरह से एक यात्रा से शुरू होती है। जर्मनी का एक शहर है हैनोवर। हैनोवर में दो लोगों का मिलना हुआ है बस में, और वो बस में एकदम अचानक से मिले हैं बिना किसी जान पहचान के। और वो बाई चांस होने वाली घटना है कि एक ट्रेड फेयर लगा हुआ है और भारत सरकार के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति को वहाँ पर ट्रेड फेयर में भाग लेने के लिए भेजा गया है, प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कह सकते हैं आप, अजय नाम के एक व्यक्ति को। और वो हैनोवर में ट्रेड फेयर से अपना समय चुरा कर हेमलिन जाने के बारे में विचार कर रहा है, क्योंकि हेमलिन उन्होंने बचपन में सिलेबस की किताबों में और लोगों से उस बहुत प्रचलित लोक कथा के बारे में सुन रखा है, जो एक पाइट पाइपर की जो प्रचलित लोक कथा है, पाइट पाइपर एंड रैट वाली, कि भाई वो जो लोक कथा है वो इतनी जीवंत है कि वो ऐसा लगता है कि उसके जो परिणाम है और उसकी जो प्रभाव है और उसकी जो प्रविधियाँ, ऐसा लगता है कि वो जीवन से एक पे एक है। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि हमें वो लोक कथा न होकर हमारे जीवन का हिस्सा है। और वो यूरोपीय लोगों के बीच में तो प्रचलित में है, सबसे ज़्यादा यूरोपीय नागरिक वहाँ आवागमन करते हैं या घूमने की इच्छा रखते हैं। तो उसकी भी सायास इच्छा हो गई कि मुझे भी हेमलिन शहर को देखना चाहिए और पाइट पाइपर के उस शहर को, विशेषकर उस गली को भी देखना चाहिए, या उन इलाकों को देखना चाहिए जहाँ पर वो घटना घटित हुई थी। तो वो हैनोवर से बस में यात्रा करता है। उसी के पास में सह यात्री में उसको एक जर्मन युवती मिलती है जो हाँ, जर्मन फ्रेंच दोनों तरह से है। क्लिया लोरा के नाम से एक युवती मिलती है। तो वो अपना परिचय देती है कि वो बैले डांसर है और घूमने का और बैले नृत्य का शौक रखती है, और उसके जीवन में दो चीज़ें ही हैं, उसके अलावा उसको तीसरी चीज़ के बारे में ना कोई रुचि है, ना वो ध्यान देती है। तो बस वो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए हेमलिन शहर जाना चाहती है, और उसके पीछे का भी एक कारण वही है कि वो लोक कथा उसके दिमाग में भी बचपन से अटकी हुई, और उस लोक कथा की भूमि को देखने की इच्छा जो उसके अंदर दबी हुई थी। हालांकि वो पेरिस से अपने दोस्तों के साथ घूमने निकली थी, और लेकिन वो तो फ्रैंकफर्ट तक जाकर ठहर गए, और फ्रैंकफर्ट से लौटकर वापस बर्लिन साथ में घूमने का प्लान है। लेकिन उनकी क्योंकि उस लोक कथा वाले शहर को देखने की कोई इच्छा नहीं थी, उन दो साथ में जो उसकी फ्रेंड्स जो वहाँ से पेरिस से साथ में निकली थी, उनकी कोई इच्छा नहीं है कि भाई उस शहर हेमलिन शहर को देखा जाए। तो वो अकेली ट्रैवल कर रही है, और यहाँ फ्रैंकफर्ट से हैनोवर आई है, और हैनोवर से अब वो हेमलिन जा रही है। तो यहाँ पर लेखक ने हमको चित्रित किया है कि पाइन के, ओक के और यूकलिप्टस के पेड़ हैं, जो एक सांप की तरह घुमावदार रास्ते हैं, और वहाँ पर इतना हरा भरा है कि ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में किसी आ गए हैं। और बहुत छोटे सी अवधि की यात्रा है। छोटी सी अवधि की यात्रा करने के बाद हल्का फुल्का संवाद उन दोनों के बीच में होता है कि कौन कहाँ से है, कौन क्या करता है। और वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि क्लिया ने होटल की कोई बुकिंग नहीं ली हुई है, तो इस वजह से वो कहाँ ठहरेगी, ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। और अजय उसको ऑफर देता है कि आप मेरे साथ रूम शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। बाद में पता चलता है कि
हेमलिन बहुत छोटा सा शहर है और यहाँ पर होम स्टे या होटल ना के बराबर है, और अधिकतर लोग जो सुबह आते हैं शाम को लौट जाते हैं। कोई यहाँ स्टे करने के हिसाब से कभी आता ही नहीं है, बस वो थोड़ा सा वो पाइट पाइपर की कथा सुनना, और वो जो पाइट पाइपर की कथा सुनाने वाले लोग हैं और उनके द्वारा उस ट्रूप में हिस्सा बन जाना और वो कथा सुनना और लौट जाना। तो वो, लेकिन अभी वहाँ एक कॉन्फ्रेंस चल रही, उस वजह से वहाँ शहर में जो जितने भी होटल्स हैं वो सब ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो अब ये पशोपेश में है कि वो कहाँ जाए। तो वो उन दोनों के बीच में संवाद होता है और वो अंत में मान जाती है कि ठीक है, मैं एक रात की तो बात है, रूम शेयर कर लेते हैं, क्या समस्या है, कोई समस्या है, बड़ी इतनी बड़ी बात तो है नहीं। और इसी के साथ यहाँ पर हमको पश्चिम और पूर्व की व्यक्तियों की जो सोच होती है, उसमें कथानक में लेखक ने बराबर बताया है कि एक पूर्व का एक युवक है और पश्चिम की युवती है, उन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्राडिक्शन विकसित हो रहा है, क्या चीज़ों को देखने का, सहजता का, विषम लिंगी के प्रति उन दोनों की अवधारणा क्या है, उसका कहानी में उत्तरोत्तर उन्होंने अलग अलग चीज़ों के द्वारा एक हमको समझाने की कोशिश की है। तो वो रात साथ में बिताते हैं और अपनी पसंद की जो फ्रांस की जो ब्रूगीज नाम की एक बहुत प्रचलित वोडका है वो लेके आती है, और वो वोडका से रात को पार्टी करते हैं। साथ में हेमलिन शहर को घूमने के प्लान बनाया जाता है और रात में उनके बीच में बात करते करते एक इंटीमेसी डेवलप हो जाती है, और रात को वो इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि दो अजनबियों के बीच में एक अट्रैक्शन हुआ, या इस पल को जीने की एक इच्छा हुई, और वो म्यूचुअल एडमिरेशन की वजह से दोनों ने साथ में उस वक्त को एंजॉय किया। लेकिन अगले दिन पता चलता है कि अजय के दिमाग में एक तरह का एक गिल्ट फॉर्म हो गया है, लेकिन उसके साथ उसके दिमाग में अब हेमलिन और पाइट पाइपर की कथा से ज़्यादा क्लिया को पाने या ना पाने और क्लिया के प्रति एक अलग तरह का अट्रैक्शन विकसित हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो इस शहर में आया है, इस शहर की जो किंवदंती है वो उसको देखने परखने आया है, लेकिन वो अपनी किंवदंतियों में उलझता जा रहा है, और अपनी किंवदंतियों की अपनी एक फॉल्स इमेज में ऐसा उलझता जा रहा है, ना वो उस शहर को जी पा रहा है, ना उस यात्रा को जी पा रहा है, और जिस मिथकीय घटना की वजह से इस शहर को देखने की जो इच्छा थी, ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर उससे जाती जा रही है, और उसके दिमाग में क्लिया के दिमाग में कि मैं यहाँ क्यों आई। तो यहाँ पर पाइट पाइपर की कथा, जो प्रचलित कथा है, वो सबको पता ही है कि 13वीं शताब्दी में एक घटना घटित हुई थी हेमलिन शहर में, और जिसको कुछ स्कॉलर कहते हैं कि ये इतिहास में एक घटना है, और इसको कुछ लोग हकीकत भी मानते हैं और कुछ लोग इसको लोक कथा के रूप में भी देखते हैं, फोक टेल के रूप में भी देखते हैं। तो एक चूहों के आतंक की वजह से, प्लेग शहर की महामारी की वजह से हेमलिन शहर बार बार बीमारी की चपेट में आ जाता था, और चूहों का इतना बड़ा आतंक था कि वहाँ के मेयर को अनायास ही एक पाइट पाइपर से की मुलाकात हो जाती, और पाइट पाइपर के इतने बड़े गुण की वजह से वो उनको कहते हैं कि अगर आप इन चूहों को इस शहर से बाहर निकाल देंगे तो हम आपको मुंह मांगी जो रकम है वो चुकाने के लिए तैयार है, और आपको इसका उचित मेहनताना दिया जाएगा। तो वो सारे चूहों को उस शहर से बाहर निकालकर वेजर नदी की तरफ ले जाता है, और सारे चूहे वेजर नदी में जाके ख़त्म हो जाते हैं, और वो कुछ समय बाद वापस लौटता है, लेकिन मेयर उस मेहनताना देने से ना नुकर करता है और मेहनताना देता नहीं है। तो उसको बहुत धक्का लगता है कि भाई मेरे इस हुनर को और मेरे साथ चीट हुआ है, मेयर ने मेरे साथ धोखा किया है। तो वो वापस कुछ समय बाद 26 जून 1284 को आता है, और वापस एक ऐसी धुन बजाता है जो आज तक ऐसी धुन किसी पाइट पाइपर ने इतिहास में नहीं बजाई थी, और उसके अंदर दुख का ऐसा एक राग है, और दुख की ऐसी अपने अंदर का जो एक रोर भी कह सकते हैं, अंदर का एक ऐसा चित्कार है। उस चित्कार में वहाँ के बच्चों को वो खींचता हुआ ऐसा सम्मोहन पैदा करता है अपनी उस ध्वनि से, अपने पाइपर बजाते हुए,
तो सारे बच्चों को उस दिन हेमलिन शहर से बाहर ले जाता है और बेजर की पहाड़ियों में जाकर एक ऐसी अंधी गुफा में सब बच्चों को ले जाता है, जिस गुफा का में प्रवेश करते ही वापस वो रास्ता बंद हो जाता है। उस रास्ते से वापस कोई बाहर नहीं आ पाया। तो इस घटना के बाद एक शापित शहर के रूप में भी हेमलिन को देखा जाने लगा और कहा जाने लगा कि भी ग्रीड इंसान की और प्रॉमिस तोड़ने की वजह से हमारे जीवन में क्या प्रभाव हो सकते हैं, उसका बहुत बड़ा नमूना या उदाहरण है ये पाइड पाइपर की घटना। कि भाई किसी व्यक्ति को अगर आपने भरोसा दिया है और उसका उचित मेहनताना उसे नहीं दिया जाए तो बहुत बड़े दुष्परिणाम एक शहर, एक समाज विसंगति के रूप में भुगत सकता है और उसके भयावह परिणाम पीढ़ियां दर इस तरह देखेगी कि वहाँ के लोगों के अवचेतन से वो डर कभी जाएगा नहीं। तो इस तरह की एक लोक कथा की वजह से हेमलिन शहर का जो स्थापत्य है उसको भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया गया और स्थापत्य में पाइड पाइपर और चूहे इस तरह रच बस गए कि वहाँ के चाहे ग्रॉसरी शॉप हो, चाहे बेकरी शॉप हो, बियर बार हो, हर जगह वहाँ पर आपको लगेगा कि भाई चूहों के रूप में, एक आर्ट के रूप में, डेकोर के रूप में, इंटीरियर के रूप में या वहाँ के विन्यास में कुछ चीज़ों के सजावट के रूप में चूहे और पाइड पाइपर आपको देखने को मिलेंगे। बेकरी में, जो बेकरी में खाने वाला आइटम है वहाँ पर आपको पाइड पाइपर और चूहे की शेप की ये आपको पेस्ट्रीज नज़र आएगी और भी बियर बार में भी कुछ ऐसे डिज़ाइन नज़र आएंगे तो आपको लगेगा कि मैं उस माहौल में ही जी रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सारी घटना होते हुए जिस मकसद की वजह से अजय इस शहर को देखने आया था और क्लिया के प्रति भी उसके दिमाग में एक अलग छवि और उसके प्रति एक अलग विचार पैदा हो गया, जिसमें वो बात करता है कि भाई यूरोप, पहले भी हमको बताया गया है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, नस्लीय अश्वेतों के प्रति, नस्लियों के प्रति। तो उसके पूर्वाग्रह का एक बड़े विस्फोट के रूप में कहानी के उत्तरोत्तर जब अंत की तरफ पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि क्लिया उसकी बात मान नहीं रही है। वो चाहता है कि हम हेमलिन शहर या वापस लौटते हुए हैनोवर में एक रात बिताएं और क्या वो अपने कार्यक्रम को स्थगित कर सकती है। लेकिन वो उसको एक छोटी सी बात कहती है कि जीवन को पल और क्षणों में जीने की आदत तुम्हें विकसित करनी चाहिए अजय। अगर तुम जीवन को अच्छे से देखना चाहते हो, तुम बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति सीरियस हो जाते हो, सोचते हो कभी मिलना होगा तो हम मिलेंगे। तो बस हेमलिन की एक रात दो अजनबियों के मिलने की रात के रूप में लेखक ने बताया है और अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, रूपकों के माध्यम से कहानी के ताना बाना में पाइड पाइपर की एक लोक मिथिकीय कथा को लेते हुए दो अजनबियों के मिलने की और बिछड़ने की, उनके बिछोह की भी एक कहानी कथा में बुनी गई है। अब यहाँ पर ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि उन दो व्यक्तियों में कौन चूहा है और कौन पाइड पाइपर है। तो वो जो संरचना बसी गई है उनके पूर्व में बिताए गए जीवन को लेकर और उन दोनों की सोच को लेकर, वो कहानी के अगले दौर में हम बात करेंगे। इसके सारांश में ये बात बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने सारा अनुमेश सर ने काफी चीजें बता दी है और इस स्टोरी में जैसे अगर ऑथर लिख रहा है कुछ और कोई एक बहुत फेमस शहर को ले लिया तो उसको स्टोरी में कैसे वो क्रिएट कर रहा है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हेमलिन शहर जर्मनी में एक बहुत फेमस है कि वो पाइड पाइपर की स्टोरी की वजह से तो शहर की खूबसूरती को कैसे बयान कर रहे हैं। और जो स्टोरी बताई एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है सफर जहाँ से बस स्टैंड और उस खत्म भी हो रही है तो वो वहीं उसी पॉइंट पे हो रही है कि वो बस स्टैंड के पास में भी एक रेस्टोरेंट में गए। एंडिंग और शुरुआत कोई कनेक्शन के आना और जाना किसी के भी बस में नहीं है। जैसे हम डेथ और जन्म का भी करें, आना भी किसी के हाथ में नहीं है कि किस टाइम आना है, वो ऊपर प्रकृति ने
नियम बना रखा। और इसमें कुछ लेखक ने स्वाभाविक प्रवृत्ति जो मानव की होती है या दूसरे लिंग के प्रति जो आकर्षण है वो भी दिखाई। एक स्वाभाविक है, अगर एक रात वो साथ रह रहे तो कितनी भी आप मर्यादित उसमें रहने की कोशिश करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं वो मर्यादाएं आगे बढ़ जाती है। और इसमें जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, जो गाइड ने जो क्रिएट किया, और यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि जब वो कहानी सुन रहे थे तो सब उस कहानी में बैठे, सारे सुनने वाले, उनको लगा वो सदी में जी रहे उसको। किस तरह से वो गाइड म्यूजिक बजा रहा है और पीछे से ले जाके रुक रहा है, फिर स्टोरी बता रहा है, फिर और वो पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स को स्टोरी के अंदर दिखाया गया है उसकी खूबसूरती, क्योंकि जो चीज हम फील करते हैं वो चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है, अंडरस्टैंड होती है। वो जो अजय नाम का कैरेक्टर है वो आया तो था हेमलिन की ब्यूटी देखने, वो स्टोरी को जीने, लेकिन वो अपने उस उद्देश्य से तो हट गया। और उसने जब अपनी सीट पर एक सुंदर सी लड़की को देखा, पहले तो वो अपना एक पुरुष का जो एक नेचर होता है कि मैं ऐसे कैसे उसको समर्पण एकदम से कैसे कर दूं, ये चीज भी इसमें दिख रही है कि एक पुरुष जो होता है एकदम से मैं कैसे इसके सामने हार मान लूं। तो कुछ तरह बोले बिना ही वो एक्सप्रेशन देता है। जब वो वापस क्लियर जब करती है कि ठीक है मैं आप चाहते हैं तो मैं हट जाती हूँ, पहले वो रिक्वेस्ट में बोलती है, लेकिन फिर क्योंकि उससे एक कनेक्शन उसे लगता है और उसमें कहा भी है कि मैं जो बातचीत कर रहा हूँ वो है, वो मैं कोई नॉर्मल नहीं है, मेरा उद्देश्य है उससे बातचीत करने का। उसने लाइन में दिया हुआ ये एक जगह के जो मैंने बातचीत स्टार्ट की है वो निजी हित से कर रहा हूँ अपने, तो हित वही है, वो कनेक्शन बढ़ाना चाह रहा था। स्वाभाविक है, कोई भी चाहे खूबसूरत आप इंसान को देखो या खूबसूरत किसी इमारत को देखो, एक बार इंसान अट्रैक्ट होता ही है, जैसे सर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा था। और हमारी जिस तरह की सोच होती है, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है सकारात्मक सोच है तो हम सकारात्मक रूप से अट्रैक्ट होते हैं। और किसी खूबसूरती में ऊर्जा और एनर्जी इतनी होती है तो वो अपनी तरफ आकर्षित करती है कि हम उस तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो धीरे धीरे फिर उसकी वो प्रवृत्ति, हम बचपन से ही ये चीजें सीखते हैं कि भाई किसी को प्रॉब्लम में छोड़ के कैसे जाए। फिर वो हेमलिन के एक रात का जो कॉन्सेप्ट है, होटल में वो साथ रह रहे हैं और उसके बाद वो जाते हैं। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग था जो उन लोगों ने इस स्टोरी में बताया कि आज भी बाहरी रूप तो आधुनिकता का प्रतीक है उस शहर का, लेकिन जो भीतरी शहर है, जो स्थापत्य की उनकी जो कला है वो आज भी सहज कर रखी है उसी तरह से। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कोई आपका टूरिज्म का पॉइंट है, उसकी आप किस तरह से उसकी संरक्षित कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और लोक कथाएं हर शहर की होती है, आप अपनी लोक कथाओं को लेके कैसे करते हो। और इसमें एक बात और कही कि जो वो उनका हाउस दिखाया रेड कैचर का, 75 साल तक लोगों को बाहर आने नहीं दी वो जो बच्चों वाली घटना, और वो पैसे नहीं दिए जो वो एक अभिलेख के माध्यम से। तो इसमें कई जगह पे हिस्टोरिकल अभिलेख और इन सब चीजों की जो बात हुई है काफी इंटरेस्टिंग लगती है। और कहानी में जो ये चीज के कई बार हमें कभी कभी कुछ सोचना नहीं चाहिए, एट द प्रेजेंट क्या है उसको लेके जीना भी इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। और हर शहर में इस तरह के गाइड होने चाहिए कि वो सदी को क्रिएट करे। इसमें जो क्रिएशन बताया, एक सम्मोहन शक्ति के बारे में भी बताया, जो अजय खुद कह रहा है कि जो वो जब कहती है क्लियर कि ऐसे कोई है ना पैसों के लिए कोई बच्चों को ले जाता है क्या, वो फ्रेंच में गाली देती है और वापस उसको बताती है अंग्रेजी में अजय को कि मैंने ये बोला है उसको फ्रेंच में माँ की गाली दी है। तो तब अजय कहता है सम्मोहन में बहुत शक्ति होती है, फिर चाहे वो प्रेम का हो या ये संगीत का हो। इस सम्मोहन की भी बात है कि सम्मोहन किसी चीज को कैसे करता है, और उस सम्मोहन को ही सोचते सोचते वो एकदम से सोच में पड़ जाता है कि मैं यहाँ जो आया था हेमलिन की जिस उद्देश्य से, वो तो मेरा उद्देश्य दूर हो गया है, लेकिन मैं क्लिया के प्रेम और उसकी सुंदरता और उसी में फंस के रह गया, उसके सम्मोहन में। और वो एक जगह खड़े होकर सोचता रहता है, एक स्थिर अवस्था में खड़ा हो जाता है स्टैचू की तरह। सब लोग आगे बढ़ जाते हैं और इस सोच में, तो कहीं ना कहीं उसे वो गिल्ट जो है वो शायद वहां उस टाइम में नजर आता है कि उसने जो किया वो जिस उद्देश्य से आया उससे तो वो भटक गया, जो एक्चुअल में वो हेमलिन की उस स्टोरी को जीने आया था, लेकिन वो उस चीज को भूल गया जो उसको कुछ समय के लिए
मुसाफिर जो मिला उसकी खूबसूरती में। वो कहानी जहां से शुरू हुई और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न कल्चर के दिखाए हैं, उसमें इसका क्वेश्चन होता है जब वो अपने दोस्तों के बारे में बताती है कि मेरी दोस्त जो है वो लेस्बियन है, तो वो एकदम से चौंक कर उससे पूछता है क्योंकि उसका खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ मन में ऐसे डाउट होता है, जब वो चौंक कर एकदम क्या तुम भी हो क्या, अब वो हंस के कहती है नहीं मैं नहीं हूँ, और उसको मतलब ये सब जानना होता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं है, मतलब बहुत इंटरेस्ट लेने लगता है, वो इतना अट्रैक्ट हो जाता है। तो मेन मुझे लगता है जो उद्देश्य है उससे नहीं भटकना चाहिए कि आप किस उद्देश्य के लिए आए, आप जिस चीज को फील करने आए थे वो तो भूल गए। इवन बस के सफर में भी जो नजारे आ रहे थे प्रकृति के, जो रास्ते हैं, जो पेड़ है, शुरू में तो थोड़ा देखा उसने भी उसको, मतलब क्लियर की जो खूबसूरती की वजह से ही वो झांक रहा था बात, लेकिन धीरे धीरे बातचीत में इतने बिजी हुए कि वो जो कह रहे हैं जंगल आए पेड़ आए सब निकलते गए और हमें पता ही नहीं चला कब रास्ता आ गया। तो यहाँ मुझे मेन जो लोक टेल, ये जो क्रिटियन है गाइड है जिस तरह से क्रिएट किया शहर को, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि हर शहर में ऐसे तो लोग होने ही चाहिए जो अपने शहर की ब्यूटी को, खूबसूरती को इस तरह से बताए, स्प्रेड करे, और अपने उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कंडीशंस परिस्थितियां कैसी भी हो। मैं बड़ा मैंने पढ़ा है, मैंने कहा मुझे ये कहानी है ना, मतलब सिर्फ ऐसा लगा कि दो जना मिल रहे हैं, एक रात में बात करते हैं, मुझे वन नाइट स्टैंड जैसा कुछ ऐसा लगा। इसमें कोई सामाजिक संदेश है ये मुझे मतलब नहीं लगा कि इसमें कुछ है ऐसा, मुझे कोई कुछ नहीं लगा। बस मुझे ये कहानी ऐसे कोई फिल्म, अपन ऐसी हजारों फिल्में देख रखी है बॉलीवुड में जहाँ पर वो दो जने मिलते हैं, अचानक उनके बीच में वो लव शव जो पैदा होता है, तो मुझे वैसे ये स्टोरी लगी ज़्यादा, यही लगा मुझे। आप लाए प्रधान साहब जी बस आप चलिए आप शुरू टीम तैयारी है। हाँ पाश्चात्य युवती और भारतीय पुरुष के बीच बने संबंधों की कहानी, जो कि आत्मीय भी है और शारीरिक भी। भारतीय युवक अजय मुक्त होकर भी अमुक्त है। बातचीत की शुरुआत भी युवती की तरफ से की गई। अजय हर बात में बहुत फूक फूक कर कदम रख रहा था। यह उसके अंतर मन की उलझन के कारण था। अमुक्त होने का यह भाव वो भारत से लेकर आया था, जबकि युवती मुक्त है, उसे जो करना है परिणाम की चिंता नहीं, वो पहल कर देती है। उसे नहीं मालूम था कि विंडो सीट किसकी है, लेकिन वो बैठ गई बगैर इस बात की चिंता किए कि किसकी सीट कब्जाई है, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो करुण होगा या निष्ठुर, नर्म होगा या सख्त। मुक्त होने का यह भाव कहानी के अंत तक क्लीवा के किरदार से मुक्त नहीं कर पाया। क्लीवा जिंदगी के हर एक पल को उसी पल में जी रही थी। वो दूसरों की मान्यताओं व उनके जीने के तरीकों का समर्थन करती है। उसकी सहेलियां लेस्बियन है, पिता फ्रेंच और माँ जर्मन। उन्होंने प्रेम करने के खतरे उठाए थे। ओशो कहते हैं कि केवल संभोग से पैदा हुई संतानें अलग होती है और संभोग एवं प्रेम के मिश्रण से जन्मी संतानें अलग। क्लीवा के माता पिता ने प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के बाद भी प्रेम का बाकी रह जाना बड़ी बात है। क्लीवा और अजय पाइट पाइपर की कहानी सुनने जा रहे थे, जबकि कहानी उन्होंने सुन रखी थी। हो सकता है बस में सवार सभी यात्रियों ने सुन रखी हो, पढ़ रखी हो। यहाँ एक अहम बात है जो फरहान ने भी बताई कि उनका अंदाज़े बयां कहानी कहने का, इसको इसे कहते हैं किस्सा गोई। किस्सा गोई अपने आप में एक फन है जो अभी इस वक्त लगभग लुप्त हो चुका है। कहानी सबने सुन रखी थी और पढ़ भी रखी थी, लेकिन फिर भी वो वहां गए वो उस किस्सा गोई के फन को महसूस करने, देखने, फील करने। किस्सा गोई अपने आप में एक बहुत ही आला दर्जे का फन है। दरअसल वे किस्सा गोई का आनंद लेने जा रहे थे। ये फन इस वक्त विलुप्ति की कगार पर है। पाइट पाइपर की कहानी किस्सा गोई के फन का उदाहरण है। पाइट राइटर की कहानी के दौरान
क्लीवा बुदबुदाती है, उसके मुंह से गाली निकली थी वाइट राइडर के लिए जब वो बच्चों को गुफा में ले गया। हो सकता है सभी श्रोताओं के मन में भी वाइट राइडर के लिए ऐसे ही ख्याल आए हो, लेकिन जब महल ने उसे मेहनताना नहीं दिया तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये स्वभाव की नैतिकता का उदाहरण है। हर पाप के पीछे एक पाप होता है, इसमें ये संदेश है। हर पाप के पीछे एक पाप है। हैमलिन की एक रात जो कि शीर्षक है, उस रात के गुजर जाने के बाद भी अजय की सुबह नहीं हो सकी। वो अपनी आत्मा को समय के बंधन और शरीर के स्पर्श से मुक्त नहीं कर पाया, जबकि क्लीवा मुक्त थी। वो जानती थी कि उस रात में और इस सुबह में और आने वाले कल में फर्क है। आपने बिल्कुल ठीक से अगर सोचा क्लियर बहुत ऐसे प्रैक्टिकल दिखा है। और प्लस एक चीज और, इंडिपेंडेंट लेडी हो, बैले डांस उसका आर्ट फॉर्म, और इसको एक बैले डांस की भी खूबसूरती दिखाई है इस स्टोरी में। वो आपने पढ़ा? हाँ, मैंने सारे सारे पॉइंट्स तो हो गए। कोई बात नहीं, अपने अपने शब्दों में विचार है। हाँ, मेरी दृष्टि से मुझे ऐसे लगा जैसे जो भारतीय पुरुष है उसके गुणों को उन्होंने हूबहू रखा। जो खासकर यात्राओं में जो पुरुष रहते हैं तो उनके अनुभव कैसे होते हैं, खासकर उसके बारे में यहाँ जिक्र है कि जब वो हैमलिन के लिए जाते हैं और शायद रिपोर्टर है, मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने अपने जो चरित्र को, जो भारतीय पुरुष के चरित्र को गढ़ा है, वो सेम जो भारतीय पुरुष जिस समाज से आते हैं उसको हूबहू रखा है। और जो क्लियो है वो फॉरेनर है, जर्मन और फ्रेंच उसके पिता माता पिता हैं, तो वो जैसे जो फॉरेनर जो हम औरतें स्त्रियों को देखते हैं कैसे उन्मुक्त होती है, उनको किसी से कोई बंधन नहीं है, किसी से रिश्तों के जुड़ाव हो। उनको ये होता है कि जब समय साथ गुजारा तब तक हम एक दूसरे के साथ, उसके बाद तुम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ बढ़ो और मैं मेरी तरफ, मतलब। और जो अजय है वो भारतीय पुरुष की जैसे जैसे उसको वो उसकी जो सम्मोहन से वो अलग नहीं हो पा रहा है, अभी भी वो उसके साथ उसको अपेक्षा करता है कि वो रुक जाए और जाने के लिए मना करते हैं। ये दो चीजें मुझे ऐसे लगी। बाकी आप सब चीजें जो दूसरी चीजें थी वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बताई। वेस्टर्न कल्चर की एक और चीज बताई, वो डेवलपमेंट और उसकी ज्यादा बात करते हैं। इवन ये जो लेस्बियन है या इन्होंने वो मांगे, लेकिन अपन आज भी ये टॉपिक होता है ना तो उसी पे अटक जाते हैं। जैसे इसमें एक पैलागॉमी की भी बात हुई है अपने यहाँ, तो एक तरफ से ये पूरा इस टॉपिक पे बात कर ही नहीं सकते, लेकिन उनका हमारे यहाँ ये भी चीज की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि भारतीय कुछ चीजों में डेवलपमेंट के लिए कुछ सोच बदलनी पड़ती है। लेकिन जैसे भारतीय और पाश्चात्य जो सभ्यताएं हैं उनका तुलनात्मक एक अध्ययन किया जा सकता है कि तो उसका प्रतीक अजय है और तीन और पाश्चात्य सभ्यता। बिल्कुल, आप लोगों के बोलिए आप सबके जो विचार हैं उन सब में एक सत्यता है। इस कहानी को समझने के बारे में आपने जितना भी लोगों ने आपको बताया वो सब अपनी जगह ठीक है। और आपने एक नया वाक्य दिया इसमें कि हर पाप के पीछे एक पाप है। ये एक आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है इस कहानी। मैं रामेश्वर की बात से शुरू करूँ। एक्चुअली मैंने भी जब ये कहानी पढ़ी तो मैंने कहा ये कैसे छप गई। मतलब मेरा जो पहला रिएक्शन था वो ये था कि ये कैसे छप गई। ये तो वन नाइट स्टैंड की कहानी। ये वन नाइट स्टैंड अपनी भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है, यूरोपियन संस्कृति का शब्द है। और इस पर हजारों फिल्में नहीं बनी है। हजारों फिल्में बनी है सेवरल नाइट स्टैंड, मतलब हाउ टू वू ए लेडी इन द बेडरूम, उसकी है फिल्में। अपने वन नाइट स्टैंड दो एक है, ज्यादा नहीं, हजारों नहीं। हजारों तो 7 जन्म के फेरे कैसे लेने उसकी। ये क्लियर कर दिया, ये अच्छी बात है।
ये मैं बता दूं, क्योंकि ये वन नाइट स्टैंड यूरोपियन कल्चर और विशेषकर अमेरिकन कल्चर का, बल्कि मैं ये कहूँगा फ्रेंच कल्चर, क्योंकि फ्रेंच कल्चर सबसे ज्यादा मुक्त कल्चर है। जैसे अपने यहाँ कोई बिना एप्लीकेशन चाहे तो अपन कहते फ्रेंच लीग, उसके फ्रेंच लीग पे चला गया, अंडरवियर को भी के फ्रेंची, मतलब इस तरह के अपने यहाँ भी इंडिया में भी फ्रेंच शासन रहा, और अंग्रेजों में और फ्रेंच में, क्योंकि अंग्रेज अपने को बहुत ट्रेडिशनल मानते हैं, और वो फ्रेंच को तो ये कोई कल्चर है वो ऐसे, तो वो जो प्रभाव इस कहानी में थोड़ा बहुत, उसकी मैंने आगे बात करूँ। फिर मैंने देखा कि यार ये छपी कितना, मैंने देखा ये हंस 2024, मैंने कहा यार बड़ी ये अपने में ही भूल है समझने में, दोबारा पढ़ी। नॉर्मली क्या होता है, अपन हमेशा कहते हैं कि पहली बार समझ में नहीं आई तो दूसरी तीसरी बार में, इस कहानी को दूसरी बार में भी मेरा वही इम्प्रेशन है, कोई ज्यादा समझ में। दूसरी फिर मैंने अनिमेश जिस मेरी बात हुई, मैंने कहा भी कि ये एक वन लेयर्ड स्टोरी, इसमें जो दूसरी लेयर है वो पट खुद अनुसंधान करके लगा, उसका खुद का अनुसंधान। नॉर्मली कहानी में ऊपरी सरलार्थ होता है, फिर भावार्थ होता है, फिर गूढ़ार्थ होता है, फिर हम डिकोड करते 3-4 लेयर, और हमारे ये नैरेटोलॉजिस्ट हैं ये कहते हैं कि मल्टी लेयर्ड। मेरे हिसाब से ये शुरुआत में ये कहानी, और अभी भी मैं कह रहा हूँ, मेरे को सिंगल लेयर्ड कहानी है। सिंगल लेयर में बीच बीच में से केक के अंदर कुछ वो बीच बीच में कुछ पाई वो डाली हुई होती है ना, चेरी, वैसे चेरी कुछ डाली हुई। लेकिन दूसरी लेयर फिर मैंने अपनी अनुसंधान से बनाई। पहला मेरा अनुसंधान तो ये था कि लेखक ने इस कहानी में कम से कम वो यात्रा उसने खुद की है, उसके बिना जिस तरह का मतलब इंटरनेट से या किताबों से पढ़कर उस शहर सोल्सबर्ग से हेमलिन तक पहुंचने का वर्णन कोई वैसे नहीं कर सकता। दूसरा जो फरहान ने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मैं आजकल इस दिशा में थोड़ा काम भी कर रहा हूँ, तो फरहान ये जो पुरुष और स्त्री के बीच का जो आकर्षण है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, वो फैक्ट ऑफ अट्रैक्शन, जो कि अनादिकाल से वो आज से नहीं, महाभारत से काल से। महाभारत में आप पढ़ोगे द्रौपदी को न जाने कितने हजारों की संख्या में प्रणय निवेदन भेजे। तो ये फैक्ट ऑफ अट्रैक्शन, ये तो हमारी नानी दादी कहती थी कि घी और आग कभी पास में नहीं आने थे, अगर वो पास में आ गए तो घी पिघलेगा और आग बढ़ गई। ये पुराना एक सत्य, वो सत्य का इसमें भी। अब मैं यहाँ बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज न्यू साइंस, न्यू साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, जिसके आरंभ हुआ है रोंडा बायरन की किताब से, जिसका नाम है द सीक्रेट। अब तो खैर हजारों की संख्या में जोसेफ मर्फी और बहुत सारे मैनिफेस्टेशन मास्टर, फील्ड मास्टर, इंडिया में भी 4-5 लोग हैं, करोड़ों की संख्या, करोड़ों में कमा रहे बाई गिविंग वेरियस मैनिफेस्टेशन कोर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है अपने मन की शक्ति से आप जो भविष्य में चाहते हो उसको वर्तमान में खींच लो, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका उपयोग शाहरुख खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में किया था कि अगर आप किसी चीज को सिद्धता चाहते हो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो कायनात क्या है? वो यूनिवर्स। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो साइंटिस्ट हैं
वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी मन की शक्ति से यूनिवर्स को प्रेरित करते हो कि वो चीजें आप में घटित हो, वो आपकी चीजें लाइफ में प्रगटीकरण, हिंदी में उसको कहेंगे प्रगटीकरण। तो उसमें मतलब ये इट्स स्मार्ट साइंस, मतलब आपको उसमें करना कुछ नहीं, मतलब बाय डूइंग वेरी मिनिमल टाइप ऑफ वर्क you can be hugely successful. That is law of attraction. यहाँ पर जो काम कर रहा है वो फैक्ट ऑफ अट्रैक्शन, और उसमें अगर आपने डेसमंड मॉरिस को पढ़ा, ह्यूमन जू उसकी एक किताब है, और दूसरी किताब है उसकी इंटीमेट बिहेवियर। मेरा यह मानना है कि आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों ही प्रेम को डी-ग्लोरीफाई करते, वो प्रेम के ऊपर जो पल्ली माड़े चढ़े हुए होते हैं वो उतार देते, आध्यात्मिकता भी उतार देती है और साइंस भी उतार देती है। हम कहते हैं प्रेम, इसमें वो अजय बार बार कह रहा उदास प्रेम, सदगुरु कह देते हैं hijacking intelligence by hormones. So she defines love. Hijacking intelligence by hormones. साइंस कह देती है लव ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, वो हार्मोन के क्रोध एड्रेनलिन, मतलब वो जो उदात्त व्यक्ति की भावनाएं हैं, अध्यात्म और विज्ञान को नीचे जमीन पर है। तो ग्राउंड इसका सरलीकरण एक्सप्लेन कर, तो वो जो इंटीमेट बिहेवियर का उसमें जो सीक्वेंस है वो पूरा सीक्वेंस इस बात का कि वो मतलब स्त्री पुरुष के क्या स्टेप्स होंगे, अनजान स्त्री पुरुष है तो उनके इंटीमेट होने से के क्या स्टेप्स होंगे। तो उसमें क्या है कि बातचीत, देखना, एक दूसरे को बोलना, थोड़ा इनवॉलेंटरी स्पर्श करना, फिर बातचीत शुरू होना, और बातचीत में कुछ सेक्सुअल रेफरेंस है जाना, वो जो तुम कह रही हो ना इसमें वो रेफरेंस है। तो दे आर स्टेप्स टुवर्ड, जो एग्जैक्टली आपको अगर डेसमंड मॉरिस अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे 1 2 3 4 5 स्टेप्स मिल जाए। फिर मैंने जो अनुसंधान किया वो ये कि ये एक कहानी जो हमने बचपन में पढ़ी है, पाइट पाइपर की, सबने पढ़ी है, काफी लोगों ने पढ़ी है। तो हिज स्टोरी, हिस्ट्री कैसे बनी, सवाल ये। जोधपुर शहर जैसे है तो मकबूल सईद ने एक शेर लिखा है, हर आने वाले की राह में फूल बिछाता जरूर है, ये पत्थरों का शहर जोधपुर है। ऐसा मकबूल सईदी का एक शेर है। मेरे वो कह रहा बड़ा तो प्यारे हो गए, मकबूल के दिल्ली के रहने वाले थे। हर शहर की एक खासियत, जोधपुर पत्थरों के शहर, पत्थरों का शहर, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो उनमें अतिथि सत्कार की जबरदस्त भावना है। वो शेर इसमें जो ये हालांकि आपने कहा पत्रकार से लेखक बोले, लेकिन अनुसंधान कर इसमें कहानी में तो कोई, मैं जैसे कह रहा हूँ आगे खैर साहब वो करेंगे, मुझे ये नहीं लगा कि उसने कोई कहानीकार ने कोई परसे डाला, लेकिन हाँ ये प्रेरित करती है कि आप खोजो। आपने जो पाइपर की कहानी पढ़ी है उससे आगे जाओ। और एक प्रश्न जो ये है कि ये एक अंग्रेजी में
वर्ड बन गया पाइपर, ये अब अंग्रेजी में शब्द है, और एक मुहावरा भी बन गया, पे द पाइपर, ये एक मुहावरा भी बन गया, पे द पाइपर। तो किसी भाषा में शब्द बनना तो चलो ठीक है कि आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मुहावरा बनना, जैसे कि किशन मंटो की कहानी खोदो में, तो खोदो एक मुहावरा, मुहावरा बनना एक बड़ी घटना, तो पे द पाइपर एक बड़ी घटना, उसके संकेत इस कहानी। उस संकेत को अगर अपन समझेंगे तो उसके पहले ये समझना जरूरी है कि पाइपर मतलब सम्मोहक, जो किसी भी तरीके से, वो चाहे अपनी वेशभूषा से, अपनी बातचीत से, अपने भाव भंगिमा से, या अपनी किसी कला से, संगीत से, वो आपको सम्मोहित करे। तो सम्मोहन, तो इस कहानी में एक लेयर सम्मोहन की तो अपन देख रहे हैं क्लिया लोरा और अजय के बीच। तो इसमें भी ये सवाल है कि सम्मोह कौन है? आपके जो भी उत्तर होंगे, मेरा उत्तर ये है कि प्रथम सम्मोहक अजय है, लोरा उसके प्रति पहले आकर्षित मेरे हिसाब से। और ये निश्चित रूप से पाश्चात्य सभ्यता का एक मुक्त विचार कि जहां भी आनंद के क्षण मिले ले लो, जबकि वो बाद में कहती है ना कि तुम लोग वर्तमान में नहीं जीते, तो वो कोई आध्यात्मिक बात नहीं कह रही। ये हिंदुस्तान का या भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा वर्तमान में जीना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जिसको प्रोक्लेम किया वर्तमान में जियो, वो कोई स्वामी विवेकानंद नहीं है। वो केवल उसका इशारा है कि जहां भी आनंद मिले ले लो, भूल जाओ, हैव एंड फॉरगेट, तो उसकी तरफ है उसका। वो पाश्चात्य सभ्यता का एक नारा है, लेकिन वो पहले आकर्षित भी इस वजह से हो रही है कि कोई भी स्त्री, चाहे वो हिंदुस्तान की हो चाहे वो पश्चिम की हो, एक पुरुष के अंदर एक सम्मान का भाव अगर वो देखती है तो वो आकर्षित है। वो कभी भी एग्रेशन की ओर आकर्षित नहीं होती। वो ये देखेगी कि वो हिचक रहा है, उसके अंदर सम्मान है, उसके अंदर ये भाव है कि अरे कहीं इसको बुरा न लग जाए। और इसका जो वैज्ञानिक जो संकेत इसमें दिया है, शुरू में दिया है कि जूलॉजी और पर्टिकुलरली जो एंटोमोलॉजी में जिन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने सेक्स हार्मोन्स पे रिसर्च की है, उसका नाम है फेरोमोन। फेरोमोन का मतलब है खुशबू। तो सबसे पहले जो वाक्य इसमें अजय जो महसूस करता है, वो ये देखता है कि ये खुशबू कहाँ से है। फिर उसको डाउट होता है कि कहीं ये डियो लगाया है या उसकी कोई नेचुरल फ्रेग्रेंस। नेचुरल फ्रेग्रेंस इज द फेरोमोन। तो दिस इज अगेन एन इंडिकेशन कि वो लोरा जो है, वो चाहे अपनी पाश्चात्य मानसिकता के कारण या चाहे अपने उसके अजय के स्वभाव के कारण वो आकर्षित होती है। और आखिर तक इस बात के प्रमाण मिलती है कि वो अजय तो बिस्तर से उठ के सोफे की तरफ जाने वाला, लेकिन वो लोरा ही उसका हाथ पकड़कर, लोरा ही उसका। तो इसमें दोनों सम्मोहक हैं। अजय लोरा के प्रति सम्मोहन में आबद्ध हो रहा है, वो तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन लोरा भी उसके प्रति, और वो पहले हो रही। अब दूसरा जो संकेत जो शायद अपन मिस कर रहे हैं, पे द पाइपर,
पे द पाइपर में कहानी में तो है ही बड़ा इसका कि अगर उसको पेमेंट नहीं दिया तो आपने जैसे कहा कि पाप पेमेंट नहीं देना है का जो पाप किया है उसकी वजह से वो दूसरा पाप हुआ कि या चूहे मारने का जो पाप हुआ है उसकी वजह से जो दूसरा पाप कि बच्चों को मार दिया। और वो जो क्रिश्चियन है वो आखिर में चिल्ला के पेमेंट बराबर करना, मतलब उसको बख्शिश नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पाप लगेगा। पे इसमें संकेत आता है कि अजय कई बार लौरा के लिए पेमेंट करना था। आखिर में ऐसा लगता है कि दोनों ने बराबर पेमेंट कर दिया, कभी वो पेमेंट कर देती है कभी वो पेमेंट, दोनों ने बराबर, मतलब दोनों बराबर रूप से एक दूसरे के प्रति सम्मोहित है। इसका मतलब ये कहानी के जो छुपे हुए संकेत वो, अब ये कहानीकार की ब्यूटी है या पाठक की ब्यूटी है मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से ये कहानी में से ही निकले। और अब आखिरी मेरा ये जो सोच ये है कि उसको तो हम एक प्योर फिक्शन के रूप में हम मानते हैं, लेकिन इसमें हिस्टोरिकल एविडेंसेज है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज है, वो मकान है, वो शिलालेख है, ये चूहे बनाना या रेस्टोरेंट बनाना या ये पेस्ट्री बनाना चूहों का, ये तो कॉमर्स तो हर जगह अपना आप डेवलप है, ये कोई नई बात। मंदिरों में भी आप देखो नारियल प्रसाद चूहे उनके ये माला, ये कॉमर्स, ये अपना आप डेवलप। जहाँ भी धर्म होगा या कहानी होगी वो व्यापार तो बनिया कहीं नहीं चुकेगा, वो तो डेवलप हो जाएगी, वो खास बात नहीं। खास बात है उस हिस्ट्री के एविडेंस, उस मकान का, उस पहाड़ी का, उस गुफा का, शिलालेख का, और उस पर बहुत सारे व्यू पॉइंट आ गए। अब तो इंटरनेट बड़ा पड़ा, कुछ कह रहे हैं नहीं चूहे भी डूबे, बच्चे भी पहाड़ी में गुम होंगे, कुछ कह रहे नहीं किसी का कैथोलिक कन्वर्जन हो गया, वो चर्च वाले ले गए, ऐसा बहुत सारे। तो वो एक अपनी सोच का विषय है, लेकिन हेमलिन शहर अपने आप में एक लोक कथा से लीजेंड बनना, लीजेंड से हिस्ट्री बनना और हिस्ट्री से माइथोलॉजी, ये पूरा एक इवोल्यूशन एक शहर में हो। इस कहानी में बहुत पढ़ते हैं, हमारी तो नहीं जीवन है लेकिन एक ह्यूमन दृष्टिकोण, हाँ वो है, साइकोलॉजी तो है, साइकोलॉजी तो गजब की है। और स्त्री पुरुष के आकर्षण को समझने की पूरी एक चेष्टा है। पे द पाइपर, यानी आप किसी से भी अगर सेवा लो तो उसका पारिश्रमिक, ये तो इसमें देखो वो जो लौरा क्लियर लौरा है भड़क जाती है, when you want to pay, आप और हम बराबर हैं, और वो दोनों अगर आप कभी वो पे करती है कभी आप देखोगे दोनों का हिसाब बराबर सही है। तो इसमें जैसे कि है अनेक परतें हैं। अब नेटोलॉजी के हिसाब से जो आप कहना पहले इसको बिना परतों वाला बता देते, फिर आपने कहा अनेक और नेचुरली इसमें बहुत अनेक परतें हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं जो कहानी जो इसमें कही गई है उसमें आप देखिएगा कथानक बहुत ही विरल हो गया है। हालांकि आप देखिए कि शुरू से लेकर के आखिर तक संवाद से ही कहानी चलती है, और क्या बोलते हैं उसको, वातावरण से कहानी चलती है, जो उसका वर्णन मतलब इतनी खूबसूरती के साथ संवाद है उसमें, और वातावरण आपको पता लगता है कहानी चल रही है, तो आप कहानी में डूबे हुए हैं।
टू द पॉइंट। अब ये- शुरुआत से आखिर तक मतलब आप कहीं रुकते नहीं है। और लेखक ने आप देखिए बीच में शुरुआत में एक फ्लैश दीप्ति का प्रयोग किया है। मतलब उस कहानी वो शुरुआत से भी कर सकता था, लेकिन बड़ी उससे इफेक्टिवनेस कहानी की बढ़ गई है। तो वो कहानी की शुरुआत शुरू की घटना से नहीं बताता है, थोड़ा बैक जाता है। वो आपने देखा होगा कि अपने वो उस थोड़ा बैक जाकर फिर शुरुआत की है उसने कहानी की। तो ये खूबसूरती है लेखक की, अपनी एक समझ होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। हालांकि तकनीकी चीजें अपनी जगह पर है कि कहानी को किस तरह से ट्विस्ट देकर के शुरू करना है, तो इसमें ये बात बताइए। और दूसरी बात कि बात में से बात निकालनी आनी चाहिए कहानी की। ये सारी चीजें आप देखिएगा कि बात में से बात निकाली गई है ना। जो कहते हैं ना, जो केलन के बात से बात, वैसे ही बातों क्यों सज्जन के बात से बात, वो बात में से बात निकाली गई है। और वो इतनी बड़ी खूबसूरती से निकाली गई है कि आपको महसूस ही नहीं हो रहा है। आपका सुने मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज पर गौर करें, मतलब बिल्कुल वो कार्य कारण सिद्धांत पूरा चलता है। मतलब इसमें भले ही इसको हम आगे जाकर के सोचे कि इसका आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक और उसका साइंटिफिक वो सारी चीजें हैं, लेकिन जो ह्यूमन की स्टोरी जो सुनाई जा रही है, दो व्यक्तियों की कहानी सुनाई जा रही है, इसमें एक नायक है और एक नायिका है, यानी कह सकते हैं कि स्त्री एक पुरुष है, वो कहानी चल रही है। आप देखें कि वो उसमें कोई भी चीज आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता है, हाँ, हालांकि अतार्किक नहीं लगता है, नहीं हो सकता, हालांकि अतार्किक नहीं है, पूरी तर्क संगत से वे में कहानी को कही गई है। उसकी खूबसूरती एक ये भी है कि चांस फैक्टर को भी लाया गया है तो तर्क के साथ लाया गया है, साथ उसके पीछे भी लॉजिक है उसका। तो लॉजिक होने से क्या है कि सामाजिक परिदृश्य में कहानी कही जा रही है, मतलब आप उसको भले ही उसकी व्याख्या मनोवैज्ञानिक रूप से करते हैं, वैज्ञानिक रूप से करते हैं, हार्मोन्स के रूप में करते हैं, लेकिन चीजें जो है आपको बिल्कुल कार्य कारण से बताई जा रही है। और साहित्य में यही है, जो चीज कही जा रही है आप जो है पाठक को कन्विंस करते हैं कि जो कहा जा रहा है वो सच है, और हम इससे कन्विंस होते हैं इस कहानी से कि जो कुछ किया जा रहा है वो सच है। तो एक तो परिवेश का जो वर्णन है वो बहुत खूबसूरती से किया गया है। आप देखिए पूर्व दीप्ति का प्रयोग किया गया है। अब इसमें एक तो लोक कथा का प्रयोग किया गया है। आप देखिए कि लोक कथा के कई आयाम, उस जो इस कहानी का जो पुरुष जो नायक है, जो कथावाचक है, जो या ये कहानी कह रहा है, जो व्यक्ति अजय है, आप देखिए उसके लिए भी जो पूरी की पूरी जो ये हेवलिन की रात है वो लोक कथा बदल गई है। आप देखिए एक लोक कथा है वहां की है, लेकिन वो अपने आप एक लोक कथा में बदल गया। उसको ऐसा लगता है एक मतलब तो सोच भी नहीं सकता है, एक कहता है ना कि अंतिम जो होता है कहावत बाद माइथोलॉजी बदल जाना, एक बड़ी घटना है। तो उसका पूरा का पूरा एक रात जो है, एक जो छोटी सी यात्रा है जस्ट, वो पूरी की पूरी माइथोलॉजी बदल गई। सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है उसके साथ में, ऐसा सोच के ही नहीं चला था। लेकिन आप देखो कि पूरा का पूरा एक जैसे एक लोक कथा में वो प्रेरित हो गए वो दोनों पात्र, और लोक कथा की जैसी कहानी। तो ये लोक कथा से पैरेलल कहानी बनाना एक कारण ये भी है, उसका एक परत जो ये भी है कि लोक कथा के पैरेलल चल रहा है। तो आप देखिए कि वो स्वयं लोक कथा में बदल चुके हैं, मतलब वो हालांकि लोक कथा में लोगों के बीच में नहीं बदले हैं, अपन उन दोनों के बीच में बदले कि लोक कथा बन गई है। लोक कथा होती है जब अनेक लोगों के बीच में बदले, उसकी कहानी अनेक लोग कहें, हजारों लोग कहें, सैकड़ों लोग कहें, वो नहीं है। पर एक वो अजीब एक स्वप्न में जी रहा है। लोक कथा क्या है, आपको एक सपनों की दुनिया में ले जाता है। तो ये भी उसको सपनों की दुनिया में ले गए, क्योंकि उसकी हकीकत घटना घट रही है, लेकिन वो एक तरह से वो लगता है स्वप्न कि उसको स्वप्न के रूप में दिख रहा है। सोच भी नहीं सकता है कि भी ऐसा हो सकता है। एक बात जो इसमें कही गई है, तो बात जिक्र भी आया है कि दो संस्कृतियां अलग अलग। आप देखिए फ्रांसीसी संस्कृति में जहाँ सबसे पहले मतलब क्या है कि खुलापन ज्यादा है, और भारतीय संस्कृति में सबसे रूढ़पन रहता है। और एक मैं इस कहानी को मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डिटो उसका मतलब कि उससे है, लेकिन आप देखिए कि यदि आपने तीसरी कसम कहानी पढ़ी है तो वहां भी शुरुआत यहाँ डियो के गंध से होती है, वहां भी खुशबू से शुरुआत होती है कहानी के हीरामन के गुदगुदी हो रही है पीठ में लगा। हाँ, तो हालांकि मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ कहानी का, पर वहां भी दो दुनिया है अलग अलग। एक वहां पर जो है एक रेलगाड़ी की दुनिया है, यानी कि आगे डेवलप हो चुके हैं, और एक बैलगाड़ी की दुनिया है। दोनों दुनियाओं में फर्क है, यदि दोनों के बीच में मिलना होता है। यहाँ जो परिवेश है, जो संस्कृति उसी हिसाब से होगा, यहाँ भी उसी हिसाब से रखा गया है। यहाँ पर दो बहुत ही भिन्न संस्कृति है, नो डाउट, लेकिन दो अलग अलग दुनिया है ना। और यहाँ पर जो उनके पीछे बातचीत होती है समाज के बारे में, वो आपको इसीलिए बच्चे देते हैं बात कि आपको कोई बात अटपटी सी नहीं लगे,
और वो अटपटी सी लगती भी नहीं है। जैसे कि जब वो उसके लिए कहता है कि भाई वो की आपसे जो जो रिसेप्शनिस्ट जब उसको कहता है कि भाई आप ये आपको बहुत मुश्किल है कि मकान कमरा मिल जाएगा या कोई गेस्ट रूम मिल जाएगा, ऐसा कुछ बहुत मुश्किल है, यहाँ पर वैसे भी एक और भी एक कोई आयोजन है वो आपको मिलेगा नहीं, यदि आप कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दो तो आप दोनों रुक सकते हैं, क्योंकि वहां पर से एक सामान्य बात हो सकती है। तो इसके बावजूद भी दो दुनिया है उनके बीच में, और उस दो दुनिया के कारण से आप देखें कि वहां पर वो उसको आखिरी बात जो बहुत मार्मिक रूप से कहती है, और तुलना करें कि तीसरी कसम में भी वो एक मार्मिक रूप से कहती है कि पर वो अलग से अलग, क्योंकि वहां की दुनिया वहां का जो चीजें हैं वो अलग तरीके से है, तो नेचुरली एचडी नहीं होगी, अलग है। और यहाँ पे कहते हैं कि आप भविष्य को क्यों बांधना चाहते हैं। एक लास्ट में जो बोलती है वो, जब वो उसको लगता है कि वो साथ में और बिताए, उसके साथ और बिताना चाहता है, तो वो एक बहुत अच्छी बात कहती है कि तुम सोचते बहुत हो, भविष्य को मुट्ठी में कैद कर लेने के बजाय क्षण को जीना सीखो। ये जो उसने बताया है, तो वहां की नायिका ये नहीं बोलती है, पर वास्तव में देखा जाए तो वो भी दूसरे ढंग से आपको वही लगेगा। दो दुनियाओं के जो अलग अलग वासी होते हैं मिलते हैं, ठीक है ना, नो डाउट। आदिम स्तर पर इसमें कहानी में आया है कि जैसे कि हम आदिम स्तर पर बदल गए, आदिम स्तर पर तो चीजें वही होती है, लेकिन हमें जो है चीजें भिन्न कौन बनाती है कि हम किस संस्कृति में, किस सामाजिक परिवेश में जीते हैं। तो हमारे वैसे ही जो है एक आउटलुक डेवलप होता है, वैसे ही सोच डेवलप होता है, चीजें वैसी डेवलप होती है। हम उनको मानते हैं कि ये उन्मुक्त है, वो मानते हैं कि ये बहुत संकीर्ण है, ठीक है ना। आप आदिवासी समाज में देखें कि वहां भी, आदिवासी समाज में आज की तारीख में भी वहां भी उन्मुक्ता पूरी की पूरी वैसी की वैसी है, और वो उन्मुक्ता बस बिल्कुल सहज है, वहां पर कोई बड़ी बात नहीं है वहां के लिए, लेकिन अपने के लिए छोटी सी भी चीजें लगता है कि अपने को ये बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए कहानी में जो संवाद आए हैं दोनों के बीच में, वो इसी बात पर संवाद आए हैं। उसने फ्रांस के बारे में स्पेशली कहा है कि यहाँ पर पॉलीगेमी साधारण बात है। यदि आपने एक लाइन आया है यहाँ पर संवादों में कहा गया है, कोई जबरदस्ती से, एक तो आप देखिए कि लेखक ने कोई जबरदस्ती चीज थोपी नहीं है। जनरली क्या है कि लेखक अपनी बात को कहने के लिए या उपदेश देने के लिए कहीं ना कहीं थोप देता है, लेकिन यहाँ पर बातें बड़ी सहजता से संवाद चल रहे हैं। ये इस कहानी की बड़ी खूबसूरती है, ये कि हर चीज को उसके कारण और कार्य कारण को बताया गया है, लेकिन वो इतनी सहजता से उसका वस्तुकरण करता है लेखक कि आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ये चीजें थोपी जा रही है हम पर, या चीजें ये अनावश्यक रूप से मतलब कि हमको बताई जा रही है। वो सारी चीजें आपकी उन चीजों का जवाब देती हुई, आगे जो घटनाएं घटती है उसका जवाब देती हुई आपको कर देती है। तो वहां पर एक सहजता है पॉलीगेमी, और जहां पर सहजता है यहाँ पर हिंदुस्तान में ऐसी सहजता नहीं है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर उसको उस रूप में, सामाजिक रूप में या सांस्कृतिक रूप में इसको स्वीकार किसी जमाने में रहा होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन वहां भी रहा, वो भी वहां पर इतनी सहज नहीं रहा। या महाभारत का उदाहरण देखते हैं, कुंती का उदाहरण देखते हैं, द्रौपदी का उदाहरण देखते हैं, या नियोग प्रथा का उदाहरण देखते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ रही है, लेकिन वो बहुत ही मतलब कि उतना सहज रूप से नहीं रही है। बिल्कुल वो खास चीजों तक सीमित रही है, खास लोगों तक या खास वर्गों तक सीमित रही है, सहज नहीं है। यहाँ का जो समाज है, फ्रांस का समाज है, वो सहज रूप में जो है उन्मुक्ता है। यहाँ पर दूसरे पश्चिम में भी सबसे ज्यादा उन्मुक्ता फ्रांस में है। आप देखें कि सहज रूप में वो बियर पी रही है, सहज रूप में वोदका पी रही है, मतलब उनके लिए तो सामान्य बातें हैं जो ये बताया। और जबकि जो भारत का संस्कृति का जो अजय है, उनको सारी चीजें लगता है कि कोई स्वप्नों की दुनिया में आ गया है, एक परी कथा, परी लोक में आ गया है, उसको तो इस तरह से सारी चीजें प्रतीत होती है। मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था पहली बार, मैंने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा, तो मुझे लगा था कि अनिमेश जी ने पता नहीं कैसी कहानी सुनी है, मतलब मुझे ज्यादा, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, एक बार दो बार जब इन्होंने वो याद दिलाया कि वो कहानी की चर्चा है, अपन उसी कहानी पर कर रहे हैं इसकी, तो मैंने दोबारा पढ़ा। मैंने कहा सीरियसली पढ़ना चाहिए। ऐसा ये अनिमेश जी का चुनाव कभी साधारण नहीं होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ बात होती है विशेष रूप से। तो मैंने कहानी को वापस पढ़ा, वास्तव में तो मुझे लगा कि तो मंत्र मुक्त कर देने वाली कहानी निश्चित रूप से, है ना। ये बिल्कुल असाधारण कहानी है। कहानी भी ऐसा कोई विशेष नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्विस्ट दे दिया गया हो या बहुत ज्यादा उसमें मोड़ हो, ये हो। हालांकि वो सारे परिदृश्य में तो सारे मोड़ हैं, सारे चीजें हैं, लेकिन वो कहानी को आपको अंदर तक ले जाते हैं। लेकिन कहानी जो कहा गया है उसमें आप कोई ऐसा चीज नहीं कर सकते कि ये समझ में नहीं आई, साहब यही चीज बात समझ में, ये गले नहीं उतरती है। मतलब आप सोचिए कि साधारण शब्दों में, साधारण घटनाओं में, साधारण बातों में उसने विशिष्ट कहानी बातें कह दी। ये कितनी बड़ी बात है एक रचनाकार के लिए
कि बिल्कुल साधारण चीजें हो, साधारण बातें हो, लेकिन उसमें से वो बड़ी बात कह रहे हैं आपको। और पूरी एक तरह से हमने एक रात में या एक उस यात्रा में हमने कितनी चीजों के बारे में हमने मतलब ढूंढ लिया। आप देखिए कितनी चीजों के बारे में हमने जान लिया। ये इस कहानी की कितनी बखूबी है या विशेषता है, ये हम समझ सकते हैं। अब आप आइए कि उस लोक कथा में वो जो चीजें चल रही है उनको आप देखिए। तो एक तो मैंने बताया कि ये स्वयं कहानी लोक कथा के रूप में परिणित हुई है। दोनों के स्वप्न की दुनिया में एक परी कथा उसको अजय को लगने लग गया है कि ये मेरी जो यात्रा की है वो परी कथा के रूप में बदल गई है। खुद उसकी कहानी जो खुद घटनाएं या खुद उसके जीवन में जो घटित हुआ है वो एक परी कथा के रूप में बदल जाता है। एक वो उसका दोनों का वो। दूसरी बात यह है कि एक चीज इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि संगीत हो या प्रेम हो, उसमें सम्मोहन शक्ति होती है। ये जब भी हम कोई भी कहानी पढ़े, दुनिया की कोई कहानी पढ़े, चाहे बाहर की कहानी पढ़े चाहे अपने देश की कहानी पढ़े, यदि प्रेम का जाए तो आप देखेंगे कि वो सब शुद्ध बुद्ध भूल करके उस तरफ सोचने लग जाते हैं। और सबसे ज्यादा क्योंकि कथावाचक अजय है, अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी कही गई है, तो उसकी सारी सम्मोहन को बताया गया है, इसमें कोई बात नहीं। और उस सम्मोहन को महसूस वो भी कर रही है, जो इसकी नायिका है वो भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सम्मोहन शक्ति होती है। बताया कि जितने भी दो चीजों का वर्णन आया, दो चीजों की बात उसने कही है, संगीत और प्रेम का। आप देखिए कि आर्ट की जितनी चीजें होती है वो आपको सम्मोहित करती है। और वहां पर जो लोक कथा है, उस लोक कथा में कितनी सच्चाई है वो अपने स्थान पर है। पर एक दो बातें तो उभर के आती है जो बताया गया है कि उसने वहां पर जो उस शहर में प्लेग फैल रहा था, मेयर ने उसको मिला कि भाई इसको हटा देंगे और उसको ले जाता है। उसको बाद में उसका एक स्वार्थ आ गया कि भाई इसको पेमेंट नहीं करना है ना, उसको मुआवजा नहीं देना है। लेकिन उसने इतना बड़ा काम किया था, उस पूरे शहर को प्लेग से बचाया, बीमारियों से बचाया, फिर उसके ये लोभ आ जाता है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो लोभ वाली बात है, इसको एक दूसरे पे भी कहा गया है कि जैसे कि इसमें कहा गया कि भाई जो कहानी सुनाने वाला है वो क्रिएट करता है, हिस्टोरिकल सीक्रेट क्रिएट कर रहा है। तो वो इसलिए भी कर रहा है कि वो जो सुनकर के एक जो श्रोता सुन रहे हैं, जो पर्यटक देखने के लिए आए हैं, वो उसको भी पूरा भुगतान करे। उसके ये नहीं सोचे कि भाई कहानी बहुत साधारण है, हमारी तो पड़ी हुई है, इसने क्या बहुत तीर मार लिया कहानी सुना करके। लेकिन उसने तीर मारा है उस कहानी को सुनने के लिए, उस चीज को देखने के लिए आप वहां पर पहुंचे हैं। नेचुरली उसका तो हक बनता है ना, मुआवजा बनता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मतलब कि बहुत बड़ा। और यदि आप कहते हैं कि ये पाप जो उसने पहला पाप बताया कि उसने मुआवजा नहीं दिया, उन्होंने कहा दूसरा पाप है कि उसके बच्चे को लेके। आप देखिए किसी को वास्तव में उसकी खून पसीने की कमाई भी उस तरह से उसको मारने के समान है। यदि किसी को आप खून पसीने की कमाई का मुआवजा नहीं देते हैं तो वास्तव में आप उसकी हत्या कर रहे हैं। और वो केवल अपने लिए पेट नहीं पाल रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, उसके बच्चों की हत्या कर रहे हैं। तो वो कहानी रूपक के रूप में है ना। मैं समझता हूँ कि पूरी कहानी कुछ भी रही हो, बहुत सारी चीजें जब मिथ में बदलती है, माइथोलॉजी में बदलती है, तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ जाती है। लेकिन वो सांकेतिक रूप में अपना अर्थ देती है। और इसमें एक सांकेतिक रूप में अर्थ ये भी है कि यदि आपने किसी की खून पसीने की कमाई मारते हैं तो उसकी हत्या करने के समान है, उसके बच्चों की हत्या करने के समान है। इसलिए ये प्रसंग उन्होंने लेकर के लाया है और खूबसूरती के साथ। और साथ में इस लोक कथा का दूसरा आयाम उस रूप में लाया है, उसका जीवन भी इसमें बदल गया है, एक माइथोलॉजी में, एक स्वप्न में बदल चुका है। तो ये चीजें इस कहानी में जो अनेक वर्षों में चलती है कहानी, तो ये एक प्रत्येक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगती नहीं है कि अनेक प्रत्येक कहानी। ये और भी इसकी खूबसूरती है कि आपको लगे नहीं कि पेशदार है, ये आपको लगे बहुत सरल है, बहुत सरल चीजें हैं। लेकिन जब आप सोचने बैठ जाए, जैसे आपने कहा कि जब पाठक अनुसंधान करने बैठता है, इन्वेस्टिगेशन करने बैठता है, वो कब करेगा? जब आपको कहानी आपको कहीं ना कहीं कहती है कि ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ, आपको कहानी बार बार हॉन्ट करती है पढ़ने के बाद, तब आप उसका अनुसंधान करते हैं। नहीं तो आप बहुत सी कहानियां आप सुनते हैं छोड़ देते हैं, बहुत से फिल्में देखते हैं छोड़ देते हैं, बहुत से आदमियों को मिलते हैं छोड़ देते हैं। अनुसंधान वहीं पर होता है जब आपको कहीं ना कहीं आपको सम्मोहित होती है, तब आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और नेचुरली पाठक अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने परसेप्शन के अनुसार, अंडरस्टैंडिंग के अनुसार वो वहां पर पहुंचता है, वो अपनी जगह पर। ये हम नहीं कह सकते जो एक्स ने इस कहानी का अर्थ निकाला है दूसरे वैसे ऐसा नहीं है। हो सकता है तो जो बात मुझे ये लगी कि बहुत ही खूबसूरत कहानी, और जब इन्होंने बताया कि इस लेखक ने इतनी पत्रकारिता में तो 20-25 सालों से है, पर कहानियों में हाल ही में आया है, लेकिन किसी सदी का ये लेखक है। तो वास्तव में कहानी भी किसी सदी से कम नहीं है। ये इतनी लोक कथा तो बहुत पुरानी है, 13वीं सदी की लोक कथा है, लेकिन आप सोचिए कि उसको मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में भी पेश किया है उस लेखक ने।
ये मैं कहता हूँ। उस लोक कथा को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और उस कहानी में जो पहले कहानी चल रही है, दोनों कहानी एक साथ चल रही है, उसके साथ कोरिलेट किया है इसलिए वो वास्तव में उसकी प्रतिभा का परिचायक है। लेखक ने क्या किया है, और बिल्कुल साधारण चीजों में, साधारण शब्दों में, बार बार मैं जोड़ दे रहा हूँ, इसमें कोई पेच नहीं है, आप देखिए कोई ट्विस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम सोचने बैठते हैं तो ये बड़ी लगता है कि कितनी चीजें इसने एक बार में इसने बातें की। मैं कहूँगा बिल्कुल लाजवाब कहानी है ये। हम थैंक यू बोलेंगे आपका और उषा जी का। जैसे तीसरी कसम में वो एक कहता है, लास्ट में वो कसम खाता है हीरामन की, कंपनी के औरत को बैलगाड़ी में नहीं बिठाना। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? कि है ना, तीसरी कसम वो खाता है। नहीं तो खाता है, उसका मतलब बताइए, क्या समझे उसके मतलब से? मैं तो ये समझा कि मतलब उसको, मतलब वो है ना, वो सब चीजों से छुटकारा लेना चाहता है कि नहीं कंपनी। एक तो ये, दूसरा जब आप किसी से प्रेम कर लेते हैं अपने यहाँ जो संस्कृति में, तो उसके होकर रह जाते हैं कि अब उसको दूसरा नहीं हो पाएगा, वो होगा। तो क्या इसमें अजय भी ऐसी कोई कसम नहीं, यहाँ पर कसम नहीं। देखिए मैंने कहा ना, आप एजीडी डिक्टेटर्स उसके नहीं करिए, कुछ बातों को मैंने सिमिलरिटीज बताई है। जैसे आपने जब डीओ का प्रसंग का मुझे एकदम से क्लिक किया कि वहां भी शुरुआत वहीं से होती है, सुगंध से होती है, और सुगंध हमेशा जो है ना, गंध जो होता है ना, वो एक्चुअल में प्रेम को वो स्पर्श करता है कहीं ना कहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं संकेतक है कि आगे चल करके कुछ ऐसी घटना होने वाली है। क्या किस तरह से होगी, कैसे होगी, ये अपने को पता नहीं है, लेकिन वो होने वाली है। ये जो अच्छे लेखक होते हैं ना, तो मतलब कि जो अच्छी तरह से लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं संकेत भी देते चलते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उन संकेतों को कई बार हम बाद में समझते हैं कि ये यहाँ इन्होंने संकेत दिया। और प्रेम की तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे एक चीज क्लियर की है हाँ, कि वो जो मेरा यूरोपीय दौर किया 2-4 बार, तो मैं विदेशी महिलाओं को लेके मेरे मन में एक फैंटेसी आ गई। ये बात कही गई है जब वो रूम के लिए बात करते हैं ना, तो क्लिया को ये जान, जब उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए क्लिया से कहा इन्होंने सिंगल अकोमोडेशन का भुगतान किया है और 25 यूरो देकर इनका अकोमोडेशन डबल बेडरूम का हो जाएगा। क्लिया को ये जानकारी इस बार उसने अंग्रेजी में दी, रिसेप्शनिस्ट ने। तो शायद वह मुझसे भी ये सब बताना चाहती थी। उसके इस प्रस्ताव को सुनते ही मुझे झटका लगा। एक बारी की हड़बड़ा गया मैं। ये बात अलग है कि विदेश के 2-4 दौरे करने के बाद भी यूरोपीय महिलाओं को लेकर मेरे मन में तरह तरह के विचार और फैंटेसीज उभरती रही है, लेकिन फैंटेसी और वास्तविकता दोनों अलग चीजें हैं। उसको अब वाकई में झटका लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या? जो आपने बात कही ना कि पहली बार में मुझे समझ नहीं आई है, पसंद नहीं आई, लेकिन क्या है कि इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि हम कहानियाँ क्यों पढ़ते हैं। जो इन्होंने कहा किस्सा, कहानी क्या है कि एक ब्यूटी होती है, ब्यूटी में इसको 10 में से 8 या 9 नंबर मिलेंगे। एक क्राफ्टिंग होती है कहानी की। कहानियाँ क्या है कि एक तो भाषा की वजह से होती है, और एक उसका होता है अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो शिल्प होता है, शिल्प बड़ा खूबसूरत है। क्राफ्टिंग और शिल्प वो बहुत एकदम ऐसा कहते हैं पैनापन, और इस तरह से गढ़ा गया है कि कोई ये नहीं कहेगा कि मैं 2 पेज पढ़ के उगता गया और छोड़ दिया। मतलब एक फ्लो बनता और एक रवानगी में आप पढ़ जाते हैं। अब आपकी जो दूसरी वाली बात है कि अनुसंधान करने पर हम खोजते हैं, तो मुझे लगता है जो पाइड पाइपर की जो कथा है वो जबरदस्ती नहीं, बहुत सोच के प्लॉट करके मुख्य कथा उसी की, उस कथा के साथ प्रेम कथा जोड़ी गई। वो ऐसे जोड़ी गई है कि यहाँ पर एक यूरोप और भारत का मानचित्र बताया गया है, कैसे लोग होते हैं। तो एक होती है कि पारिवारिक फैमिली वैल्यू वाला सिस्टम है, परिवारवाद वाला सिस्टम है, एक है इंडिविजुअल वाला सिस्टम। तो शोषित भी कह सकते हैं। और आप यहाँ पर वो बार बार प्रश्न कर रहा है लेखक, पे द पाइपर में एक वैल्यू सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो वहाँ ये 2 देशों की बात करके या 2 विचारधाराओं की बात करके वो जगह जगह आपको संकेत कर रहा है कि एक पिता उसके जो फ्रांसीसी रहे, माता जर्मन। फ्रांसीसी जैसे ही हमने कहा कि भावनात्मक रूप से बहुत ही भावनात्मक लोग होते हैं और कला कौशल में बहुत निपुण होते हैं। यूरोप में फ्रांस एक अग्रणीय रूप से विकसित हुआ है, और रेनेसांस जब घटित हुआ उसके बाद तो मानचित्र पे अलग से स्थापित हुआ। और जर्मनी है, जर्मनी का एक बड़ा इतिहास तो हम सबको पता ही है।
हेल वाला, फ्यूरर वाला। उसके बाद जर्मनी ने उसके बाद 2 विश्व युद्ध होने के बाद टेक्नोलॉजी के रूप में जिस तरह से स्थापित हुआ है, वो घोर पूंजीवादी देश बन गए। और वो वाली बात है कि वो झटका देता है ना, वो गाइड कह रहा है, वो वहाँ गाली है, और जैसे वो गाली है और एक तरह से वो प्रहसन है, प्रहसन झटका दे रहा है। वो जो डिक्टेटर, वो आपको याद है, वो उसकी फिल्म चैपलिन की डिक्टेटर वाली, वो इज जस्ट लाइक दैट, चैपलिन की फिल्म डिक्टेटर, ये वही वाली बात है। ये यहाँ एक बात तो ये आ गई। और मुझे जो क्लिया और अजय के बीच में लगा कि शुरुआत समानता से होती है, फिर ये कि मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो एक समय लंबे समय तक चूहा बनी रही, ठीक है, वो ब्रेकअप हुआ है उसका, वो कहानी से जोड़ रहा हूँ, चूहा बनी रही है। चूहा बनने के बाद उसने बैले नृत्यांगना और बैले की प्रैक्टिस करने के बाद अब सिखा भी रही है। बैले मतलब होता है कि ये एक तरह का एक रोर भी होता है, वन हु रोर्स, चित्कार। बैले की एक परिभाषा शाब्दिक अर्थ वन हु रोर्स, वन हु रोर्स। जो थिरकन होती है ना बैले में, क्या होता है, लोच थिरकन होती है शरीर के कमर का और निचला भाग, तो वन हु रोर्स एक शाब्दिक परिभाषा। तो अब वो क्या है कि वो चूहा थी, अब वो पाइड पाइपर की भूमिका में कहानी में उत्तरोत्तर आप देखो कि उसका टेम्पलेट और टेम्परामेंट बदल रहा है, वो दूर होती जा रही है, पाइपर हो रही है और वो चूहा पीछे पीछे आ रहा है। आप देखेंगे, आप फील करेंगे सब जगह वो आगे चल रही है। वहाँ लोक कथा जब सुनाई जा रही है, उसका वाचन किया जा रहा है और वो पीछे पीछे चूहा आ रहा है। चूहा कभी रुक भी जाता है, चूहा तो खो गया है। तो मुझे लगता है कि ये कहानी में जो कहते हैं कि उलटबासी, जो कबीर की उलटबासी, जो उलटबासी की भी एक मंथन है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है इसको। आपका काफी सही है, लेकिन इसमें एक जगह एक वाक्य है, वो इस कहानी में 2 चीजें हैं। एक चूहा, जिनको कि आप समूल आराम से कर सकते हो, और चूहों के बारे में ये टाइटैनिक फिल्म में भी आता है कि जब भी खतरा होता है चूहे सबसे पहले भागते। लेकिन इस कहानी में मुझे ये लग रहा है आपकी बात से, तो वो डायलॉग भी है क्लियर था, क्या बच्चों जैसी बात, क्या बच्चों जैसी, यानी इसमें जो उत्तरार्ध में जो फाइट पाइपर बच्चों को लेके गुफा में जाता है, चूहा रिप्रेजेंट कर रहा है फियर और बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है मासूमियत। तो क्लिया उसको चूहा न समझ के बच्चा समझ, और अब वो ये समझ रही है कि क्या इनोसेंट बात है, these things cannot be repeated, these things are not permanent, these things will come and go, और गए बोला इस चीज से मतलब उस भारतीय मानसिकता ये है कि एक बार आनंद मिल गया तो उससे सीखो, मिला 7 जन्म, not less than that। तो ये क्या है, ये पत्थर ठीक है, ये मिल गए ठीक है, नहीं मिल लाइक दैट। तो वो शुरुआत में जैसे जो बात आई कि ये पश्चिम और पूर्व की मानसिकता का को पूरी तरह से, और उस माने यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, ये केवल पश्चिम और पूर्व की मानसिकता का ही बात नहीं है। आप देखिए ये लेडी आत्मनिर्भर है, पहली बात तो आप देखिए, मतलब कि ये सिखाती है, ट्यूशन करती है, ये बैले नृत्य सिखाती है, इसमें आया हुआ है ना, क्लास चलाती है। मैं केवल तुलना केवल समझने के लिए कह रहा हूँ, बाकी मैं तुलना 2 कहानियों की उद्देश्य के समझ के कर रहा हूँ। वहां भी जो नायिका है हीराबाई, वो भी आत्मनिर्भर है, आप देखिए वहां भी, इसलिए वो चीजों को समझती है, दोनों ही समझती है कि जिस युग में हमारा नायक जी रहा है, एक तो ये बात है कि उनके संस्कृति में खुलापन है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि भिन्न संस्कृतियों के वाले, वहां भी रेलगाड़ी और बैलगाड़ी का उदाहरण है, और यहाँ पर एक फ्रांस और भारत का उदाहरण है कि इस वो पूछती है ना कि तुम्हारे भारत में भी क्या है, तो कहता है कि नहीं हमारे भारत में ऐसा नहीं है, खुलापन नहीं है, और ये मतलब कि इसको लॉ के द्वारा तो कर दिया गया है, लेकिन वो वास्तव में समाज उसको है ना, समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। तो वो
वो आत्मनिर्भर रैली है। वो समझती है कि जीवन बिताना एक अलग बात है, क्षण बिताना एक अलग बात है वर्तमान में, लेकिन जीवन बिताना एक डिफरेंट बात है। जैसे हीराबाई भी यही समझती है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर लेडी है, वो सम्मोहित भली हो हीरामन से, क्योंकि जानती है कि उस अब उसको बैलगाड़ी में जाना पड़ेगा, क्या वो गाँव में रह करके वो सारा चीज करेगी? वो जो बताता है कि मेरी भाभी ये करती है वो सारी कहानी आपको याद आ रहा हो, उसमें वो अपना वर्णन करता है हीरामन। तो नेचुरली दो जो आप कहना चाहिए युग में आप जी रहे हैं अलग अलग। यहाँ भी एक युग मान ले, संस्कृति है हालांकि यहाँ तो, और वहाँ युग है, बैलगाड़ी युग है और रेलगाड़ी युग है, लेकिन स्त्री दोनों जगह आत्मनिर्भर है। सबसे बड़ी बात ये है, तो सोच समझ सकती है चीजों को, और सोच समझ के देखती है भाई आपका साथ नहीं हो सकता है, हालांकि जीवन नहीं बिताया जा सकता है इस केवल इसलिए कि अच्छा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे तो है, मेरे यहाँ तो खुलापन है, मेरे यहाँ तो समाज रूप से इतना है। कल को भाई कि एक पुरुष का स्त्री के साथ है, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, जाना सामान्य बात है, और वहां पर तो ऐसा सामाजिक रूप से तो जीवन को नहीं बिताया जा सकता है। एक बात ये भी मैं समझता हूँ कहानी करती है, जीवन आप नहीं बिता सकते हैं, और वो भी आत्मनिर्भर लेडी हो, तो आप भिन्न संस्कृति वाला तो जीवन बिताने के लिए आप अपने आप को समकक्ष बनाना पड़ेगा। आप हमारे यहाँ भी विवाह हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े उदाहरण हैं। वैसे उदाहरण बताऊं, अमर्त्य सेन है, उनका भिन्न उससे विवाह हुआ है। जो पंकज मिश्रा है, बहुत बड़े लेखक है, नाम सुना होगा, उनका जो है उनका तो वो प्रधानमंत्री के भतीजी से या भांजी से विवाह हुआ हुई है। तो उसके लिए बहुत हाईली अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। सामान्य रूप से आप अच्छे हैं, उसी कारण से आपका जीवन अच्छा नहीं चलेगा यदि आप ऐसे भिन्न संस्कृति के या भिन्न युग के से आप जीवन बिताना चाहेंगे। अच्छा तो लगता है, अट्रैक्शन तो है, लेकिन जो चीजें हैं उसको आपने समझा ही नहीं है, उनके कंसेप्ट को समझा ही नहीं है, आप जीवन कैसे बिता लेंगे उसके? वो तो है ही है, कहानी का बड़ा संदेश भी वही है अपने आप में। और वो वाइट पाइपर और चूहा एक तरह से एक सोच का ही प्रतिनिधित्व भी है, दोनों को जोड़ा है। वो मूल कथा से उसको प्रेम कथा को ऐसे जोड़ा ही है, क्योंकि उसका ब्रेकअप उसने वो डेलिबरेटली रखा गया है। हाँ, और दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कि ये लौरा की कथा है जो अजय हमको सुना रहा है। ये कह रहे आप एग्री करते हो क्या? हम नहीं, ये लौरा की कथा है जो अजय हमको वहां तक ले जा रहा है। ये लौरा की कथा है, कथा जो मतलब नरेटर लौरा है, ये लौरा की कथा है जो अजय हमको सुना रहा है, वहां तक ले जा रहा है। हाँ, पर सुना कौन रहा है? नरेट कर रही है, नरेट कौन कर रहा है? नरेट अजय कर रहा है, अजय कर रहा है, कथा जो है वो लौरा की है। ये मेरा व्यू, क्योंकि आप देखो बार बार पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? वो अपने दृष्टि से सुना रहा है, लोरा के दृष्टि से सुना रहा है। बीच में वो लोरा भी बात, जब लोरा स्वयं प्रकट होती है तो नेचुरली वो अपनी बात कहेगी, लेकिन जब कहानी को नैरेट किया जाता है तो वो नैरेट किसकी दृष्टि से किया जा रहा है? पॉइंट ऑफ व्यू अजय का है। है ना, जो वर्णन स्वयं डायरेक्टली संवाद में हो रहा है किसी कहानी में, कैमरा वहां लगा हुआ है अजय की तरफ और सामने पिक्चर में लोरा, वो उसके बारे में क्या सोचता है वो बता रहा है। हाँ, है ना, वो भली लोरा के बारे में सोच रहा है, अपन सोच रहा है अजय, और अजय अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है उसके बारे में। ये नहीं, और जहां वो डायरेक्ट आ जाएगी अपनी बात कहने के लिए, वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपने बारे में बात कही, जैसे उसने पूछा कि फ्रांस में हमारा ये है वैसा है। वो तो अच्छी, क्योंकि मुझे पहली बार पढ़ते लगा कि कहानी लोरा की है या अजय की है, ये तो मेरे लिए तो क्लियर दोनों की है, लेकिन एक जगह पे बोला भी है कि मेरे बारे में तो सब जानिए, अपने बारे में भी कुछ बताओ। क्योंकि और कहानी उसके बारे में, अजय के बारे में ज्यादा कुछ बताया भी नहीं गया है कहानी। वही तो बात कह रहा हूँ, वो इसलिए किरदार भी लौरा का है। हाँ, सबसे और खत्म होने के बाद भी आपको 2 दिन बाद लोरा ही याद रहेगी, वो चूहा याद नहीं रहेगा। तो जिस तरह से इसका डिजाइन है वो बात कह रहा हूँ कहानी में, मतलब लोरा बार बार उभर रही है, हर तरह से, हर आयाम लोरा का ही ज्यादा उभर रहा है, ऐसा ही लगता है मुझे। तो फिर केवल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, उस क्षण को बार बार जीने की जो इच्छा अजय प्रकट कर रहा है, उसको लोरा इनोसेंस मानते, लाइक ए चाइल्डिश मैच्योरिटी नहीं। ये हाँ, वो बिल्कुल सही है। वो आप कह रहे हो ना कि वो चूहे से ज्यादा एक
चाइल्ड इसलिए लगता है वो व्हाट रबिश कहती है हाँ, कि इतना होने के बाद तुम तो एकदम नीचे आ गए, व्हाट रबिश। हाँ, हमने तो एक पल जिया, हाँ। उस पल की गरिमा तो बनाए रखो। हाँ। और कोई पॉइंट रहेगा? वो कहता है ना कि आप जो क्या पता तुम मुझे लाभार्थी ना समझ लो, हाँ। तो उसको गुस्सा आता है। हाँ वही वही कह ये रहा हूँ, वही बात। हम दोनों ने जो है वो आनंद लिया है, तो मतलब मैं मूर्ख हाँ। नहीं हूँ। हाँ, हाँ, मतलब तुमने ना मुझे मूर्ख नहीं बनाया ना मैं मूर्ख बनी। और एक और की खासियत ये थी कि वो हर जगह जो है वो अपना पैसा पे करना चाहती है। हाँ वो तो इन्होंने कहा हमारे इंडिपेंडेंट। यहाँ पर ये है साहब के जो है वो पुरुष है जो पे करेगा, हाँ, तो वो पे भी करना चाहती है, और वो 25 यूरो जो है वो खुद इसरार करके देती नहीं है। दो भिन्न संस्कृतियों का जो चीज है वो तो भी आप सामने आया है। पेज पाइपर वाला। हाँ वो चीजें आई है यहाँ पर। का जो शेयरिंग वाला है वो देती है 25 यूरो। हाँ देता है जो वो देती है ना अपना। नहीं, पर इस कहानी में एक प्रश्न ये खड़ा हुआ है कि ये जो इसके जो लेखक हैं, क्या नाम है? प्रदीप श्रीवास्तव, नहीं, पाइपर पाइपर के ग्रीन ब्रदर्स, ग्रीन ब्रदर्स और बाद में रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउनिंग। ब्राउनिंग। हाँ। तो इन्होंने ये पहले ये चीजें उस स्थान में पहले से की है, कहानी के बाद में ये एक मेरे अंदर ये अभी भी चल रहा है। है। कई थ्योरीज है, आप सही हो। कई स्कॉलर्स जो आपने कहा ना, वो उस मत में है कि ये हिस्ट्री भी है, कोई उस मत में है कि माइथोलॉजी। दो मत चल रहे हैं पैरेलल। मैंने ये कहानी वाइल्ड फाइबर मैंने कार्टून नेटवर्क पर देखी थी, बड़ी कभी नहीं है, लेकिन उसमें एक ना अच्छा एंड दिया गया, हो सकता है बच्चों के लिए। एक बच्चों के लिए हम कोई कहानी करते हैं तो उसका एक हैप्पी एंडिंग करते हैं, उस तरीके से इसका हैप्पी एंडिंग किया गया है कि नहीं, बाद में जो है वो उससे समझौता हो गया था, फिर उसने बच्चे वापस दे दिए अपना मेहनत वाला लेकर, इस तरीके से। जब हमने कोर्स बुक में थी तो वो वही खत्म कर दी कि वो फाइल जो बैक फाइल को लेकर बच्चों को चला जाता है गुफा के दरवाजे पर। उसके बाद वहाँ से फिर वो दूसरा शायद कॉन्सेप्ट आया बाद में, जब हमने मैंने शायद 8.5 में हमारे अंग्रेजी की किताब में, लेकिन उसमें बस वो बच्चों को बताना नहीं देते शहर के वो